हेलो, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम कवर कर रहे हैं कक्षा 10वीं का NCERT विज्ञान का चैप्टर 8, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जीव जनन कैसे करते हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट कवर कर चुके हैं और ये है चैप्टर का पार्ट 4। पार्ट 4 से पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लें तो बहुत ही बेहतर होगा। और पार्ट 2 अगर आप नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिए, चाहे पार्ट 1 और पार्ट 3 आप देखें या ना देखें, क्योंकि पार्ट 2 में हमने अच्छे से कवर कर लिया है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, ये सब के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और अब हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सबसे अहम टॉपिक, मानव में लैंगिक जनन। इसमें हम मानव में लैंगिक जनन में हम जानेंगे नर जनन तंत्र के बारे में एवं मादा जनन तंत्र के बारे में। यह टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो पढ़ाई नहीं भी करते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह टॉपिक अपने घर में जो भी सदस्य पढ़ने वाले हैं या फिर आपसे सीनियर हैं उसे आप ज़रूर दिखाएं, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में जानना सबके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना आप सब बच्चों के लिए जानना ज़रूरी है। क्योंकि हम अपने समाज में फैल रहे गंदगी को अक्सर देखते रहते हैं और ये गंदगी जो है सो आज शिक्षा के कारण ही आती है, क्योंकि हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। तो आज यह नॉलेज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और भविष्य के लिए यह आपके लिए एक मनी के रूप में मिलने वाली है। क्योंकि अगर आपका इस बात का नॉलेज नहीं रहता है तो आप भी वही गलती करेंगे जो आपके भाई बहन, दोस्त, यार या फिर आपके समाज में रहने वाले लोग करते आए हैं। तो अभी आपको मौका मिला है, आप वो गलती ना करें। आपको अभी पढ़ने का मौका मिला है और आप पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है। इसे जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये हमारे जीवन से एकदम रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नर जनन तंत्र के बारे में और मादा जनन तंत्र के बारे में। 8.3.3 का ए और 8.3 का बी। तो ये है पेज नंबर 151 में, यानी कि 151 में। आइए बुक के ऊपर देखते हैं और हमें क्या दिखाने का यहाँ पे कोशिश कर रहा है और हमें क्या इसके बारे में नॉलेज देना चाहता है। तो हम आ गए हैं यहाँ बुक के ऊपर। तो यहाँ देखिए पेज नंबर हम आ गए हैं 151 में, ठीक है, 151 में आ गए हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले हमें मानव नर जनन तंत्र के बारे में जानना है। तो ये नर जनन तंत्र है क्या, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो फिगर आप देख पा रहे हैं यही है मानव नर जनन तंत्र, ठीक। अब आइए हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं और इसके अंग देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंग हमारे एग्ज़ाम के ऊपर डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि मूत्राशय या फिर प्रोटेस्ट ग्रंथि किसका भाग है, नर जनन तंत्र का या मादा जनन तंत्र का। तो अक्सर इसमें बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, आपको नहीं करना है। आइए इसके एक एक अंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो आप गोल नुमा गुब्बारे टाइप का संरचना देख रहे हैं ये है मूत्राशय। मूत्राशय मतलब यहीं पे यूरिन आके संग्रहित होती है, यहीं पे आके जमा होती है। ये आप इसे आसान भाषा में पेशाब का थैला कह सकते हैं। देखिए बहुत से बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि पेशाब का निर्माण यही होता है, नहीं, पेशाब का निर्माण किडनी में होता है। असल में यहाँ आके जमा हो जाता है और जब यह थैला पूरा भर जाता है तो एक समय आता है कि हम उसे समय समय पर निष्कासित कर देते हैं, मूत्र मार्ग के द्वारा यूरिन को बाहर कर देते हैं। तो ये है मूत्राशय। तो ये मूत्राशय है, दोनों में पाया जाता है, फीमेल में भी और मेल में भी। अब यहाँ है प्रोटेस्ट ग्रंथि। ये प्रोटेस्ट ग्रंथि है क्या, इसको हम समझेंगे अच्छे, और इसका काम क्या है उसको भी समझेंगे। फिलहाल के लिए हम यहाँ समझ रहे हैं इनके नाम। और ये जो आपको संरचना दिख रही है ये है सीसन और ये है मूत्र मार्ग। यहाँ पे देखिए पतला नुमा एकदम संरचना आपको दिख रही होगी, इसे हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं, ठीक है। मूत्र मार्ग के में 2 काम होते हैं। पहला, हार्मोन का स्रावन भी इसी मार्ग से होता है और यूरिन का निष्कासन भी इसी मार्ग से होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको अंडानुमा संरचना दिख रही है ये है वृषण। एक मानव के अंतर्गत 2 वृषण पाए जाते हैं, ठीक, जो हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है। ये जो अंडानुमा संरचना दिख रही है इसे हम लोग कहते हैं वृषण।
2 विरेचन पाए जाते हैं, आप इन्हें याद रखें। उसके बाद ये जो आपको खाली नुमा संरचना दिख रही है यहाँ पे, इसे कहते हैं वृषण कोश। जाहिर सी बात है ये है वृषण, तो इसके बगल वाला वृषण कोश कहलाएगा। और यहाँ पे देख रहे होंगे इसको जो सपोर्ट किए हुए पकड़े हुए है ये है अधिवृषण। आपके बुक में लिखा नहीं होगा तो आप लिख लें, यहाँ पे हमने लिख दिया है। और यहाँ जो आपको नली टाइप का दिख रहा है ये है शुक्रवाहिनी। ठीक, ये क्या है? शुक्रवाहिनी। अब यहाँ पर देखिए ये, और ये जो आपको दिख रहा है ये है मूत्र नलिका। मूत्र नलिका इसी मार्ग के द्वारा मूत्राशय में पेशाब आके संग्रहित होती है, जमा होती है। और ये जो है ये है शुक्राशय। ठीक है, तो इस सब पॉइंट को आप याद रखें कि कौन से भाग हैं नर जनन तंत्र के। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मादा जनन तंत्र। ये फिगर है मादा जनन तंत्र का। नर मीन्स पुरुष और मादा मीन्स स्त्री। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है मादा और नर में। अब यहाँ पे देखिए ये जो फिगर है आपका मादा जनन तंत्र है। ठीक, अब यहाँ पे एक बात ये समझिए, इसके नाम जो है सो बहुत ही आसान नाम है। ठीक है, आपको सिर्फ याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम के ऊपर डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि ये जो अंग है किसका है, मानव जनन तंत्र का या फिर मादा जनन तंत्र का। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो आपको संरचना टाइप का पकड़े हुए है इसे हम लोग बोलते हैं अंडवाहिका। अंडवाहिका इसलिए क्योंकि अंडे का लाना और ले जाना यही करता है। अभी हम जब क्वेश्चन आंसर करवाएंगे उसके ऊपर मैं आपको पूरा का पूरा दिखाएंगे कि यह प्रोसेस कैसे होता है। और ये जो अंडानुमा संरचना दिख रही है इसे हम लोग बोलते हैं अंडाशय। ठीक, असल में जो स्त्री का अंडा होता है, स्त्री का अंड होता है, वो यहीं पे संग्रहित रहता है। ठीक, इसे हम लोग अंडाशय बोलते हैं। और ये जो आपको कुछ बड़ा सा भाग दिख रहा है इसे हम लोग गर्भाशय बोलते हैं। यहीं पे बेबी का निर्माण होता है और यहीं पे बेबी का पालन पोषण होता है पूरे 9 महीने तक। ठीक, और उसके थोड़ा सा नीचे उतरिएगा तो यहाँ आपको जो सटा हुआ भाग दिख रहा है इसे हम लोग ग्रीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीवा। और ये जो भाग आपको दिख रहा है इसे हम लोग योनि बोलते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यह हमारे जीवन से बिल्कुल रिलेटेड है, इसलिए इसे समझना बेहद ज़रूरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार इस बुक को ज़रूर रीडिंग करें। आप अगर देख पा रहे होंगे तो मैंने इस पूरे लाइन को, पूरे बुक को अंडरलाइन करके रखे हुए हैं। और एक चीज़ और कि अगर आप गौर से देखेंगे तो कुछ लाइनें रेड लाइन से अंडरलाइन किए हैं और कुछ लाइनें ब्लू लाइन से अंडरलाइन किए हैं। रेड लाइन वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे 1 नंबर के क्वेश्चंस, 2 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो एक बार आप कम से कम नर जनन तंत्र एवं मादा जनन तंत्र से स्टार्ट करें यहाँ से और पूरे बुक के लास्ट तक इसको ख़त्म कर दें, इस चैप्टर तक। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे उसके बाद जब हम समझाएंगे तो आपको पूरा का पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और यह प्रक्रिया किस प्रकार होती है ये भी कन्फ्यूजन आपका ख़त्म हो जाएगा। तो एक बार बुक को आप ज़रूर पढ़ें, इसमें आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा कि पुरुष हार्मोन को क्या बोलते हैं, स्त्री हार्मोन को क्या बोलते हैं, क्या प्रोसेस होती है, लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये सब प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। लिंग निर्धारण के समय क्या प्रोसेस होती है, क्या क्रियाएं होती है, सारा कुछ पता चल जाएगा। जो भी बचा खुचा कन्फ्यूजन रहेगा वो हम दूर कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ये है नर जनन तंत्र और ये है मादा जनन तंत्र। अब हम आते हैं आगे और देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे जब नर एवं मादा का संभोग के दौरान आपस में मिलन होता है तो क्या प्रक्रियाएं होती है। यहाँ पे हम बात करेंगे एक बेबी का बनने से लेकर के जन्म तक का सफ़र। जी हाँ, पूरे 9 महीने का सफ़र हम यहाँ देखेंगे कि 9 महीने का सफ़र आखिर होता है तो कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए, नर एवं मादा का जब मिलन होता है तो नर के जननांग के द्वारा शुक्राणु हार्मोन स्रावित होते हैं और मादा जननांग के द्वारा अंडाणु हार्मोन स्रावित होते हैं। असल में इनके नाम हैं, एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि नर हार्मोन को क्या बोला जाता है, तो नर हार्मोन को शुक्राणु बोला जाता है और मादा हार्मोन को क्या बोला जाता है, अंडाणु बोला जाता है। अभी आप नोट ना करें, नोट करने के लिए आपको लास्ट में समय मिलेगा और आपको पेजेस में मिलेंगे यही वाला, आप वहाँ से नोट्स कर सकते हैं। और अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे स्पर्म बोलते हैं और इसे ओवम बोलते हैं। बात क्लियर हो रहा है।
आप याद रखें, नर वाले हार्मोन को हम लोग शुक्राणु बोलते हैं और मादा वाले हार्मोन को अंडाणु बोलते हैं। अब देखिए, अगर एक भाषा में कहें तो मादा हार्मोन और नर हार्मोन को हम लोग युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं साइड साइड में लिखा हुआ है, इसे हम लोग युग्मक बोलते हैं। ठीक, अब देखिए निषेचन क्या होता है, युग्मनज क्या होता है। तो जब शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलन होता है तो इसे हम लोग युग्मनज बोलते हैं। क्या? युग्मनज, या फिर जाइगोट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जाइगोट। और यही मिलने की प्रक्रिया को जब यह मिल जाते हैं तो इसे हम लोग निषेचन बोलते हैं। क्या? निषेचन। इंग्लिश की बात करें तो इसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बात क्लियर हो रही है? निषेचन किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया? बुक में कहीं कहीं देखे होंगे और बच्चे कन्फ्यूजन हमेशा करते हैं, निषेचन का मतलब क्या। तो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक, अब देखिए अंडाणु और शुक्राणु मिल गया तो युग्मनज बन गया और मिलने की प्रक्रिया निषेचन हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब आइए इसके आगे कुछ और प्रोसेस होते हैं उसे देखते हैं। तो यही युग्मनज आगे चल के भ्रूण का रूप धारण कर लेते हैं, भ्रूण में बदल जाते हैं। ये भ्रूण है क्या? तो शिशु के सबसे छोटी सी अवस्था को भ्रूण बोलते हैं। हाँ, बात क्लियर हो रही है? इसे इंग्लिश में फेटस कहते हैं। ठीक, यही भ्रूण कुछ अवधि में, कुछ समय के बाद शिशु का रूप में आने लगता है और यही शिशु कुछ अवधियों के बाद बच्चे का रूप धारण कर लेती है और एक अंत समय ऐसा आता है जब इसे चिकित्सकों के द्वारा बाहर इस दुनिया में लाया जाता है। तो हम लोग के घर में खुशियाँ मनने लगती है कि नन्हा मेहमान हमारे घर आए हैं, लक्ष्मी आई है, बेटा हुआ है, लड्डू बांटो, मिठाई खाओ, ऐसा ऐसा हम लोग करने लगते हैं। ठीक, तो यह प्रोसेस होती है जन्म से शिशु के बनने से लेकर के जन्म तक का सफ़र। बात क्लियर हो गया? यह प्रोसेस है, हम आपको आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश किए हैं। अगर आपको कोई त्रुटि रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देखिए असल में क्या होता है कि जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो बच्चों का हाव भाव देख के, चेहरा देख के पता चल जाता है कि उन्हें समझ में आ रही है या नहीं। लेकिन इस ऑनलाइन क्लास में हम आपका चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, ताकि भी तो हमको पता चलेगा कि मेरा जो पढ़ाने का अंदाज़ है वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। फिल्म देखें कि नहीं, अंदाज़ अपना अपना। यहाँ नोट में कुछ दे रखे, उसे देखते हैं। एक भ्रूण को पूर्ण रूप से परिपक्व होने में पूरे 9th मंथ का समय लगता है। परिपक्व मतलब एक जो भ्रूण है पूरा बेबी बनने में, बच्चा बनने में पूरा 9th मंथ का समय लगता है। कहाँ? माँ के गर्भ में। अब देखिए ये जो आपको 270 दिन दिख रहा है, ये 9th मंथ बोल लो या फिर 270 दिन बोल लो, दिन में अगर कर लो 270। ये अवधि कुछ मामलों में, बहुत रेयर केसों में 275 भी हो सकते हैं, 280 भी हो सकते हैं। ठीक है, 10-15 दिन आगे पीछे भी हो जाता है। किसी केस में 260, 265 भी हो जाते हैं। ठीक, तो ये बहुत रेयर केस में, लेकिन 9 महीने में एक भ्रूण को बेबी बनने में समय लगता है, 9 महीने तक का समय लगता है। बात क्लियर? अब चलते हैं आगे। यहाँ हमें कुछ नाम दे रखे हैं जो है नर जनन तंत्र के अंग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग फिगर में भी देख लिए हैं और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो नर जनन तंत्र जो है सो इसके अंग हैं। सबसे पहले वृषण है, वृषण कोष है, अधिवृषण है, शुक्रवाहिनी है, शुक्राशय है, प्रोटेस्ट ग्रंथि है और शिश्न है। तो इसको हमने फिगर में भी देख लिया है, आप एक बार और देख सकते हैं फिगर के ऊपर, आपके बुक में भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे नाम मैंने यहीं से निकाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसे 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आगे आएंगे तो देखेंगे मादा जनन तंत्र के अंग। तो मादा जनन तंत्र के अंग यानी कि महिला के जनन तंत्र के जो अंग हैं वो है सबसे पहले अंडाशय, अंडवाहिका, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि और डिंबवाहिनी। तो यहाँ पे डिंबवाहिनी और अंडवाहिका दोनों एक ही के नाम हैं। यहाँ पे नहीं दे रखे, मैंने वहाँ लिख दिया, तो वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। ये फिगर जो है ग्रीवा, योनि, गर्भाशय, अंडवाहिनी, अंडाशय यहाँ पे सारे दे रखे हैं। तो स्थित कहाँ पे, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं, 1-2 बार आप इसके देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अब हम आ गए हैं फाइनली बॉक्स नंबर 3 के प्रश्न उत्तर के ऊपर, और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है परागन क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है। हाँ, यह प्रश्न आपको तभी समझ में आएगा जब आपने लेक्चर वाला वीडियो यानी कि पार्ट 2 वाला वीडियो देखा है तब, क्योंकि उसमें परागन निषेचन यही सब तो मैंने बताया है मेरे भाई। तो उसको सबसे पहले देखें
तब अच्छा से समझ में आएगा। ठीक, तो आइए परागन क्या होते हैं, परागन क्रिया क्या होती है, उसे हमने लेक्चर में समझ लिया है और इसका आंसर कैसे देंगे उसे हम समझते हैं। इस क्रिया में परागकण पुंकेसर के परागकोश से हवाओं एवं कीट पतंगों के द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचती है। इस प्रक्रिया को हमने अच्छे से समझा है। ठीक, और निषेचन को जो क्रिया होती है वो आप समझिए। निषेचन की क्रिया में नर एवं मादा दोनों की जरूरत पड़ती है, आप जानते हैं। देखिए इस क्रिया में नर युग्मक मादा के अंडाणु में मादा युग्मक से मिलता है। बात समझ में आया। इस प्रक्रिया में क्या होते हैं, नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं। संभोग के दौरान नर युग्मक और मादा अंडाणु में मादा युग्मक से जाके मिल जाता है, बात खत्म। ये निषेचन की प्रक्रिया होती है और वो परागन की प्रक्रिया होती है, तो दोनों अंतर यही है बस। ठीक है, लेक्चर 2 आप जरूर देखिए, उसमें सारा चीज़ मैंने क्लियर करवाया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये जो सारे प्रश्न हैं जीव जनन कैसे करते हैं, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, आप इससे चूके ना, आप ये ख्वाब ना देखें कि बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन अनइम्पोर्टेंट है, नहीं, इसमें सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट ग्रंथि की क्या भूमिका है। शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट ग्रंथि कहते किसे, आइए मैं फिगर में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ और इसकी भूमिका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो बुक आप देख रहे हैं ये है प्रोटेस्ट ग्रंथि और ये है शुक्राशय। इसका काम क्या है, आइए हम आपको थोड़ा दिखाते हैं। शुक्राशय और प्रोटेस्ट ग्रंथि का काम क्या है, ये प्रोटेस्ट ग्रंथि और ये है शुक्राशय। देखिए इन दोनों ग्रंथियों से जो स्रावन होता है, कुछ मात्रा में चिपचिपे पदार्थ में हार्मोन्स का स्रावन होता है, जो शुक्राशय में जाकर शुक्राणुओं को एक तरल माध्यम प्रदान करता है। इससे क्या होता है, उसका हस्तांतरण का जो प्रक्रिया वो आसान हो जाता है और शुक्राणुओं को पोषण भी प्रदान करता है। इसका आंसर हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आंसर हमें क्या बताना चाह रहा। आप उसको ईजिली पढ़ेंगे, इमेज के साथ पढ़ेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। आप धड़धड़ेले पढ़ के निकल ना जाएं, ऐसे पढ़िएगा तो ऊपर से निकल जाएगा। देखिए शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट ग्रंथि से होने वाले स्राव शुक्राशय में जाकर शुक्राणुओं को एक तरल माध्यम प्रदान करता है। ठीक, इससे उसका हस्तांतरण आसानी से हो जाता है तथा यह स्राव शुक्राणुओं को पोषण भी प्रदान करता है। शुक्राणु एकदम स्पर्म के रूप में छोटे छोटे होते हैं और प्रोटेस्ट ग्रंथि और शुक्राशय से निकलने वाली हार्मोन जो होती है इन शुक्राणुओं को पोषण भी देते हैं। आप सोच सकते हैं कि शुक्राणु को पोषण कैसे प्राप्त हो सकता है, तो यहीं से पोषण प्राप्त होता है उसको, किससे, शुक्राशय और प्रोटेस्ट ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उसी से। आपने शुक्राणु और अंडाणु का इमेज देखा है कि नहीं, अगर नहीं देखा तो पार्ट 2 में अच्छे से दिखाया गया, आप उसको अगर ज़रूर देखें। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कुछ इस तरीके से उसका फिगर होता है, ठीक है, और आगे जो पीछे पूंछ रहती है और आगे माथा रहता है। ठीक, आप जाके पार्ट 2 देखिए, उसमें यही सब कार्य हम चर्चा किए हैं। प्रश्न संख्या 3 है, यौनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। ये यौनारंभ क्या है सर, यौनारंभ क्या है, जब लड़के या लड़कियां 12 वर्ष यानी टीन एज 12 वर्ष की उम्र पार कर लेती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं यौनारंभ की अवस्था या फिर यौनारंभ का समय। हाँ, बात क्लियर। तो देखिए जब भी लड़के या लड़कियां 12 वर्ष की उम्र पार करती हैं, जैसे आप अपने आप में अनुभव किए होंगे, अभी भी आपका जो है सो यही एज चल रहा है, टीन एज। टीन एज किसे कहते हैं, जैसे 13 वर्ष, 14 है ना, 15, 17, 16, 18, 19, तो 12 से लेकर के 19 तक, 13 से गिनेंगे 19 तक आपका जो एज है वो टीन एज है। क्यों, क्योंकि सब में टीन सुनने को मिल रहा है। तो यौनारंभ किसे कहते हैं, 12 वर्ष के बाद की जो उम्र होती है उसे यौनारंभ कहते हैं। तो देखिए इसके बाद बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे मुहासों पे बाल आने लगते हैं, मुहासे आने लगते हैं, हम एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होने लगते हैं, कहीं भी जाते हैं सज धज के जाते हैं, तो ये सब परिवर्तन आने लगते हैं। उससे पहले बच्चे रहते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। तो इसका आंसर है, बहुत ही आसान आंसर है, यौनारंभ के समय लड़कियों में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। एग्जाम के ऊपर लड़कों में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो जब बुक को आप पढ़िएगा तो पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा
यहाँ लड़कियों के बारे में पूछा है, इसलिए हम इसका आंसर सटीक रूप से देंगे और आसान सवालों में देंगे, आसान जवाबों में देंगे। देखिए, तो पहला जो पॉइंट है यहाँ पे है जननांगों एवं काखों में बालों का आना। पहला परिवर्तन है, हर जगह बाल आने लगते हैं गुच्छ के रूप में। दूसरा परिवर्तन है स्तन का विकास होना या स्तनों का उभरना, ये है दूसरा परिवर्तन, ठीक। और तीसरा परिवर्तन है मुहासे, जिसे हम लोग पिंपल कहते हैं, वो भी आने लगते हैं चेहरे पे। चौथा त्वचा का चिपचिपा होना, जिसे हम लोग ऑयलिए कहते हैं। तेल जो है जो देखिएगा, आप अपने नाक को जब टच कीजिएगा तो थोड़ा एकदम चिपचिपा टाइप का थोड़ा पदार्थ दिखेगा, वो है सीवम, है ना। तो वही है ऑयलिए पदार्थ। थोड़ा त्वचा का होने लगता है, चिपचिपा होने लगता है जब हम यौवना आरंभ में प्रवेश करते हैं तब। ये बचपन में दिखाई नहीं देगा, ठीक है। पांचवा जो पॉइंट है एक दूसरे के प्रति अधिक सजग या आकर्षित होना। देखिए, यही उम्र होता है कि जब हम किसी के बहकावे में या फिर जिधर हमें ना जाना चाहिए उधर हम चले जाते हैं। यही उम्र है आपका मेहनत करने का, यही उम्र है पढ़ने का, यही उम्र है जिस चीज़ में आप मन लगाएंगे उसी चीज़ में आपका मन लगता चला जाएगा। इसलिए कोशिश करिए इस उम्र में आप पढ़ने का नशा कीजिए, यकीनन आपको नशा भी नौकरी वाली होगी, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है माँ के शरीर में गर्भस्थ यानी कि भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है, आप कभी सोचे हैं कि जब माँ के पेट में एक बेबी अपना पालन पोषण करती है तो वो किस प्रकार करती है। क्या जब माँ खाना खाती है तो क्या डायरेक्ट शिशु के पेट में चला जाता है? नहीं, डायरेक्ट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण पोषण किस प्रकार प्राप्त करता है, यही तो हमको पूछा गया और ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और इसका जो आंसर है बहुत आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्लिप के माध्यम से समझाता हूँ, प्रैक्टिकली माध्यम से समझाता हूँ, उसके बाद हम इसका आंसर देखेंगे। यहाँ हम 2 फिगर लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, ये है माँ का गर्भाशय, ठीक है, और इसमें से आपको कुछ मेन पॉइंट दिख रहे होंगे। ये है यूटेरस, जिसे हम लोग गर्भाशय बोलते हैं। ये आपको जो पूरा थैलीनुमा संरचना, ये है गर्भाशय। और यहाँ पे आपको रेड टाइप का दिख रहा होगा, ये होता है माँ के पेट के ऊपर वाले भाग में, ठीक है। गर्भ में बेबी उल्टा रहता है। हाँ, बात समझ में आ रहा है? जैसा कि आप पोजीशन देख पा रहे हैं, ये उल्टा रहता है, ठीक है। यहाँ पे ऊपरी भाग में प्लेसेंटा स्थित रहता है, ये संयोजी ऊतक का बना होता है। यही बच्चे को पोषण देने का काम करता है और यह पोषण पूरे 9 महीने तक देता है, ठीक है। अगर हम इधर बात करें तो यहीं भी यहाँ प्लेसेंटा नीचे है। प्लेसेंटा गर्भाशय के ऊपरी और निचली भाग में हो सकता है, ठीक है, लेकिन अधिकांशतः प्लेसेंटा ऊपरी भाग में रहता है, ठीक। अब देखिए, इस प्लेसेंटा से, असल में इसे प्लेसेंटा कहते हैं, और ये जो आपको नली दिख रही है, ये जिसे हम लोग आम भाषा में नाड़ी कहते हैं, ये जो है सो ये इसी के द्वारा यहाँ से क्या है, इसको पोषण मिलता है। ये जो है सो बच्चे के नाभि से जुड़ा होता है। प्लेसेंटा का ये जो नाभि है, ये नाभि से जुड़ा होता है, इसी के द्वारा बच्चे को पोषण प्राप्त होता है। जब तक शिशु माँ के गर्भ में रहता है तब तक इसकी आँखें, मुंह, नाक, कान सभी बंद होते हैं और खाना पहुँचाने का काम कौन करता है? प्लेसेंटा के माध्यम से। ये इस पाइप नुमा जो संरचना दिख रही है, इसके द्वारा होता है। और इसी पाइप के द्वारा बच्चे का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, मल मूत्र जो होता है, इसी माध्यम से फिर वापस प्लेसेंटा में चला जाता है और माँ के रुधिर में मिल करके माँ के मल मूत्र के रास्ते के द्वारा बाहर चला आता है। अगर आप इसके बारे में सोचें तो कुदरत ने कितनी कमाल की चीज़ बनाई है। इसको सोचने वाली बात ये है, इसमें सोचने वाली बात ये है कि इसके बारे में अगर हम जितना भी पढ़ें तो रोचक लगता है, ठीक है। आशा करते हैं ये प्लेसेंटा वाली बात आपको समझ में आया होगा। ऐसा हम आपको इसलिए फिगर दिखाएं क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं कि भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से प्राप्त होता है, यूटेरस, नाभि, या फिर गर्भाशय, या फिर प्लेसेंटा। तो आप प्लेसेंटा में ऑप्शन में टिक मारेंगे। एक बार और समझिए, यहाँ प्लेसेंटा में जितनी भी माँ का रुधिर होता है यहाँ पे आता है। जो भी माँ खाती है
उसका जो पचने के बाद रुधिर के माध्यम से यहाँ आता है, डायरेक्टली पोषण बच्चे को मिलता है। बात क्लियर हो गया। इसी के माध्यम से, प्लेसेंटा के माध्यम से इसे भोजन प्राप्त होता है और इसके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं फिर इसी माध्यम से वापस ले आते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलता है जब तक बेबी बाहर ना आ जाए। बात क्लियर हो गया। तो अब आते हैं हम इसके आंसर के ऊपर। आशा करते हैं यह चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम समझते हैं इसका आंसर। देखिए कितना अच्छा से क्लियर होगा। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण माँ के रुधिर यानी ब्लड से प्राप्त होता है। जो भी प्लेसेंटा देखा है, ब्लड आएगा प्लेसेंटा में। भ्रूण माँ के गर्भाशय में बने प्लेसेंटा उत्तक, देखिए आगे ना, प्लेसेंटा उत्तक से चिपका होता है, माँ के गर्भ से चिपका होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ माँ के गर्भ से क्या है, प्लेसेंटा चिपका हुआ है, चिपका होता है। प्लेसेंटा उत्तक द्वारा भ्रूण माँ के रुधिर से पोषण तत्वों को प्राप्त करता है, ठीक, प्राप्त करता है, तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्लेसेंटा के द्वारा ही माँ के शरीर में चला जाता है। प्लेसेंटा के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ प्लेसेंटा के द्वारा ही क्या होता है, माँ के शरीर में चला जाता है। मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो प्लेसेंटा में जाते हैं और प्लेसेंटा से फिर माँ के रुधिर में और माँ के रुधिर से फिर शरीर के बाहर। तो ये प्रोसेस होती है, पूरे 9th मंथ चलती है यह प्रोसेस। बात क्लियर हो गया प्लेसेंटा वाला चीज़। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको रटने की ज़रूरत नहीं, समझिए, साइंस समझने की चीज़ है। क्वेश्चन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही हैं तो क्या यह उनकी यौन संचरित रोगों से रक्षा करेगा। देखिए ये कॉपर टी है क्या, यौन संचरण है क्या। कॉपर टी एक नया वर्ड आया है सबसे पहले, प्रयोग ये संचरित नया वर्ड आया है सबसे पहले, और एक यौन यहाँ पे एक नया वर्ड आया है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया नहीं है, थोड़ा सा आपको एक बार हम दिखाते हैं, उसके बाद में आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। देखिए जब आप बुक को पढ़ेंगे ना तो आपको सारे कुछ समझ में आएंगे कि कॉपर टी क्या है, गर्भ निरोधक गोलियां क्या है, निषेचन, गर्भाशय उत्तेजन, शुक्रवाहिका अवरुद्ध, नसबंदी, फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी, ये सब है क्या। एक बार आप बुक को रीड तो करो, एक बार मेरा बात तो मानो। ये चैप्टर बहुत ही आसान है समझना, क्यों, क्योंकि पूरा जीवन से रिलेटेड है। हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं और अपने बारे में ही हमें पता नहीं है, तो ये कितनी शर्म की बात है ना। अरे दूसरे के बारे में तो छोड़िए, पहले खुद के शरीर के बारे में तो समझ लीजिए, ताकि आप अपने समाज में एक नई दिशा दिखा सकें, अपने समाज के लोगों को एक नई पहचान दे सकें, ठीक, ताकि जो भी गंदगी फैली हुई है वो गंदगी को आप रोक सकें। जो भी समाज में आप असंतुलन की व्यवहार देखते हैं मैरिड लाइफ के बाद, उसको आप रोक सकें, ठीक। तो एक बार पढ़िए तो कॉपर टी क्या है, गर्भ निरोधक क्या है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, ठीक है, डिटेल बताऊंगा, लेकिन इस लेक्चर पे नहीं, अगले लेक्चर में, ठीक, जब मैं उसमें अभ्यास वाले प्रश्न करवाऊंगा तब। कॉपर टी क्या होते हैं, गर्भ निरोधक क्या होते हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि बेबी बनता कैसे है, ठीक है, बनने की प्रक्रिया नहीं समझाया है। कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उनकी यौन संचरित रोगों से रक्षा करेगा, तो इसका आंसर है डायरेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसका एक ही जवाब है नहीं, और ये क्यों होता है आपको नेक्स्ट वीडियो में जानने के लिए मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे होते हैं आपके प्रश्न खत्म। अब थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है। मतलब ये कि मान लीजिए स्त्री और पुरुष का मिलन हुआ लेकिन अंड का निषेचन नहीं हो पाया, तो क्या होगा। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है और कैसे होती है। इसके बारे में हम थोड़ा सा एक वीडियो में देखेंगे और उसको हम समझेंगे कि निषेचन की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि अभी तक हमने कॉपी बुक को फॉलो किया है। एक बार एक वीडियो फॉलो करते हैं, उसमें आपको डिटेल समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं एक वीडियो को, उसमें हम समझेंगे निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है और क्या नहीं होती है, क्योंकि इसे जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले हमने आपको बता दिया है कि जब नर एवं पुरुष का मिलन होता है तो कौन कौन से प्रोसेस लगते हैं बेबी तक का बनने का, ठीक है। अब हम यहाँ समझ रहे हैं निषेचन की प्रक्रिया। तो सबसे पहले जब नर जनन अंग के द्वारा हार्मोन स्रावित किए जाते हैं तो वह हार्मोन योनि में लाके छोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद
वह हार्मोन गर्भाशय से होते हुए कुछ इस तरीके से चलते चले जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ से जो शुक्राणु है, नर जनन अंग के द्वारा क्या छोड़ा जाता है, शुक्राणु छोड़ा जाता है, ठीक है। और इसके बाद गर्भाशय से होते हुए वह शुक्राणु इस अंडवाहिका से होते हुए अंडाशय में आ जाती है, और इस अंडाशय में महिलाओं के जो ये हार्मोन्स होते हैं उसमें अंडाणु पाए जाते हैं, और ये अंडाणु शुक्राणु के साथ मिल करके जब मिलती है तो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, और निषेचन की क्रिया जब हो जाती है तो यह अंडाणु शुक्राणु के साथ धीरे धीरे इसी अंडवाहिका के द्वारा गर्भाशय में आ जाती है, और इसके बाद यहाँ पे युग्मनज बनते हैं, और यह युग्मनज भ्रूण के रूप में विकसित होता है, और फिर यही भ्रूण समय के साथ साथ शिशु में बदलते हैं, और शिशु से फिर बेबी के रूप में आ जाते हैं, और फिर 9th मंथ जब अवधि पूरा हो जाता है, 9th मंथ का अवधि पूरा हो जाता है, तब यह उसे बेबी को बाहर निकाल लिया जाता है। असल में शुक्राणुओं की संख्या यहाँ पे योनि में बहुत ज़्यादा में होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। आपको एक फिगर दिखा रहे हैं, शुक्राणु जब स्पर्म को छोड़ा जाता है तो उसकी जो गति होती है बहुत ही तीव्र होती है, और ये बहुत ही तीव्र माध्यम से जाते हैं। एक रोचक वाली बात यह है कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में योनि में शुक्राणुओं को छोड़ा जाता है, और मादा जनन तंत्र में अंडाणु तक आते आते केवल एक ही शुक्राणु जीवित रहते हैं, या फिर एक ही शुक्राणु निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं, ठीक। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जुड़वा बेबी आखिर कैसे होता है। सबसे पहले आप अंडाणु का एक शुक्राणु का फिगर देखिए कि शुक्राणु जब गति करते हैं तो किस अवस्था में होते हैं। ये आपको दिख रहा है शुक्राणु का गति करता हुआ एक इमेज। इतने सारे शुक्राणु रहते हैं, लेकिन अंडाणु के साथ केवल एक ही शुक्राणु भाग लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, अंडाणु तक पहुंचते पहुंचते सभी अंडे मर जाते हैं, ठीक है, सभी शुक्राणु क्या होते हैं, मृत हो जाते हैं, केवल एक ही दो जा पाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उस अंडाणु के साथ कभी कभी रेयर केस में 2 शुक्राणु पहुंच करके निषेचन कर लेते हैं, और फिर दोनों शुक्राणु गर्भाशय में आ जाते हैं अंडाणु के साथ, और वहीं पे 2 शुक्राणुओं के साथ मिलकर अंडाणु निषेचन की क्रिया करती है, युग्मनज बन जाते हैं, और युग्मनज के भ्रूण बन जाते हैं। तो 2 शुक्राणु गए हैं, दोनों शुक्राणु जीवित रहते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान जुड़वा बेबी हमारे घर में आ जाते हैं, ठीक। तो ये प्रोसेस होती है जुड़वा वाला। बात क्लियर हो गया कि जुड़वा बेबी वाला कैसे होता है। यहाँ पे आपको फिगर में मैंने दिखाया है, शुक्राणु का एक इमेज आपको दिखाए हैं, और यहाँ पे स्थित होता है अंडाणु, जो कि अंडे टाइप का होता है, इसी के साथ शुक्राणु मिलती है, और यहाँ से फिर यहाँ पे आती है, और यहीं पे यह सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। इसे हम लोग गर्भाशय बोलते हैं। यह गर्भाशय क्या होता है, समय समय के साथ साथ फैलते रहता है, यह संयोजी ऊतक होती है, और एक ऐसा समय आता है कि ये बहुत ही बड़ी संरचना के रूप में आ जाती है 9th मंथ के दौरान, और जब यह बेबी बाहर आता है तो ये फिर से उतनी अवस्था में वापस नहीं आती है, लेकिन बहुत हद तक वापस आ जाती है। आशा करते हैं यहाँ तक प्रोसेस जो अभी हमने आपको समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुँच पाएगी तो क्या भ्रूण का विकास या फिर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाती है तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, और गर्भधारण भी नहीं होगा, और ना ही बेबी का विकास होगा, और ना ही बेबी का जन्म होगा। तो देखिएगा, कभी कभी कोई भी दंपति बहुत सालों से मैरिड है लेकिन उनके कोई भी संतान नहीं हो पा रही, तो इस प्रक्रिया में अधिकांशतः यही देखने को मिलता है, बहुत ही रेयर केस होते हैं लेकिन अधिकांशतः यही देखने को मिलते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया होती ही नहीं है ना। तो इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं चिकित्साओं के पास, ये प्रॉब्लम सभी में नहीं देखे जाते हैं। तो यहाँ पे एक टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि क्या होता है जब निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। यह टॉपिक के हम ऊपर अगले टॉपिक में बात करेंगे, और हम उसमें बात करेंगे कि रज्जो निवृत्ति क्या है, रज्जो धर्म क्या है, जिसे हम लोग ऋतुस्राव क्या है, ऋतुस्राव क्यों होते हैं, ऋतुस्राव कितनी अवधि में होती है, जिसे आप लोग अपनी भाषा में अगर बोलें तो पीरियड्स कहते हैं। पीरियड्स क्या होते हैं, ये क्यों होता है,
सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं। और उसमें हम चर्चा करेंगे कि एड्स रोग क्या होते हैं। एड्स का नाम आप लोग सुने होंगे। कॉपर टी निरोधक, गर्भ निरोधक गोलियां, ये सब क्या होते हैं, कितनी अवधि में क्या प्रोसेस होती है, मानसिक चक्र कब आता है, मानसिक धर्म किसे कहते हैं, इन सब के ऊपर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम इतना तक समझ लिए हैं कि एक शिशु का बनने से लेकर के जन्म तक का सफ़र क्या होती है। अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुआ है समझने में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें कमेंट के माध्यम से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। ठीक, आशा करते हैं यहाँ तक का प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है। अब आपको मिलता है नोट्स, आप उसे नोट्स कर लें। जो भी प्रश्न उत्तर आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है उसे हमने कवर कर लिए हैं। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।